नमस्ते साथियों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा का अर्थ व कार्य। ये बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कभी डेफिनेशन के आधार पर कोई चीज दी जाती है और उनका जो राइटर है वो पूछ लिया जाता है ना। तो कौन सा अर्थशास्त्र ने वो डेफिनेशन दी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले विगत कुछ वर्षों में। ये आ रहा है क्वेश्चन, हम देखें कुछ एक जो महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है वो आज हमने इसका कलेक्शन यहाँ किया है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। देखो अपन को कुछ बातें नोट करनी है। सेलिगमैन और यहाँ आ रहा है सामान्य स्वीकृति। तो बस हमें इतना सा ध्यान रखना है, सेलिगमैन जो डेफिनेशन दी थी वो मुद्रा किस आधार पर दी, सामान्य स्वीकृति के आधार पर। तो क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है कि सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा को किसने परिभाषित किया है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आपका आ जाएगा सेलिगमैन। नेक्स्ट आ रहा है प्रोफेसर नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की गई मुद्रा कहलाती है। यहाँ राज्य का आशय जो सरकार है, जो शासन है, उनके द्वारा अगर किसी भी वस्तु को ये कह दिया जाता है कि ये मुद्रा है तो वो सभी के द्वारा मुद्रा मान ली जाती है। तो कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वो मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट आ रहा है हार्टले विदर्स, है ना। हार्टले विदर्स के शब्दों में मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा के अंदर जो सारे जो कार्य है और अगर वो कोई वस्तु अगर ये कार्य करती है तो वो क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी। सेम डेफिनेशन वो वॉकर ने भी दी थी, है ना। ये भी आपको याद रखा, हार्टले विदर्सन ने भी ये डेफिनेशन दी और वॉकर ने भी ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट आ रहा मार्शल ने। मार्शल की डेफिनेशन ने उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि मुद्रा का क्या महत्व वर्तमान दौर में या अर्थव्यवस्था में होता है, और इस आधार पर उन्होंने बताया कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र जो है वो चक्कर लगाता है। मतलब संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है वो किसके इर्द गिर्द चलती है, वो केवल मुद्रा के इर्द गिर्द चलती है। तो ये इंपॉर्टेंस बताते हुए मार्शल ने इसको परिभाषित किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेशम का नियम। और हो सकता है कि इस बार आपको पेपर में ये ग्रेशम का नियम देखने को मिल जाए। ये आ रहा है बुरी मुद्रा, है ना। ये डेफिनेशन नहीं है ना, लेकिन इनका एक नियम है ना। एक थ्योरी इन्होंने बनाई थी और थ्योरी क्या कह रही है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। देखो सुनने में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर लेती है। यानी कि मार्केट के अंदर अगर बुरी मुद्रा आ जाती है तो अच्छी मुद्रा होती है वो बाहर हो जाती है। आप एक कल्पना करें, आपके जेब में अगर मान लो एक 100 का नोट है और दो 100 के नोट है, एक बिल्कुल कड़क है और एक थोड़ा सा कम कड़क है या नरम नोट है। तो सबसे पहले यदि अगर हम कोई खरीदारी कर रहे हैं तो हम दुकानदार को कौन सा नोट देंगे, जो नरम नोट होगा उसे देंगे। इसका मतलब जो खराब चीज थी वो तो क्या आ गई, चलन में आ गई, मार्केट में आ गई, और जो अच्छी चीज थी वो हमने क्या कर ली, बचा के रख ली। हम देखते भी है बहुत सारे जो बच्चे, माताएं, बहनें, है ना, अपन देखते हैं कि अगर मान लो कड़क नोट आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, नया नोट आएगा तो उसे हम बचा के रख लेंगे, है ना। या तो किताब के अंदर रख लेंगे या अन्य किसी स्थान पर रखकर उसे बचा लेंगे और उसके स्थान पर पुराने नोट चलेंगे। आज यही कारण है कि मार्केट में आपको 10 के जो नोट होंगे वो सारे के सारे बेकार और बहुत गले हुए नोट मिलेंगे, और अच्छे जो नोट होते हैं वो कहीं ना कहीं या तो हम पूजन में या ऐसी जगह रख लेते हैं और उनको निकालने के लिए फिर हम क्या कर लेते हैं कि गुरेज करने लग जाते हैं। तो यही कारण होता है कि मार्केट में, अर्थव्यवस्था में सारे सारे जो नरम नोट हैं, है ना, या गले हुए नोट है वो तो चलन में रहते हैं, और अच्छे नोट है वो कहीं कहीं अलमारी की साज सज्जा बने हुए रहते हैं। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दे, और ये पहले भी होता था। जैसे गुप्त काल या मौर्य काल में देखें, सबसे पहले मान लो स्वर्ण मुद्राएं चलन में आई, तो स्वर्ण उसका सांकेतिक मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर था, तो इतनी महत्वपूर्ण थी। तो लोगों ने क्या किया, स्वर्ण मुद्रा को बचा के रख लिया। तो जब स्वर्ण कम हो गया तो फिर उसके स्थान पर चांदी चलन में आई। फिर चांदी को बचाना शुरू कर दिया तो फिर तांबे, कांसे और फिर लोहे। तो ऐसे ही आज के वर्तमान के दौर में नोटों के सिस्टम में भी होता है। तो जो बुरी मुद्रा होती है वो तो मार्केट में बनी रहती है, और अच्छी मुद्रा क्या हो जाती है, जो चलन से बाहर हो जाती है। तो ये छात्रों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेशम का नियम कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और एक देखो, एक सामान्य सी चीज है ना, मुद्रा साधन है, साधन है। वर्तमान में देखिए, आपको पहले भी बताया गया, पेपर पैटर्न ऐसा आ रहा है, आपको अगर 4 लैंग्वेज दे दी और उनमें बोल दिया कौन सा असत्य है ना, तो उनमें ये वाली बात भी कभी पूछी जा सकती है कि मुद्रा साध्य है, साधन नहीं, है ना। सॉरी, मुद्रा साधन है, साध्य नहीं। देखो इसका आशय क्या है, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, और साधन, है ना। तो अपन मुद्रा से क्या कर सकते हैं, हम मुद्रा से क्या कर सकते हैं का किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, वो हमारे साधन के रूप में है। लेकिन स्वयं मुद्रा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको अगर बहुत जोर से प्यास लगती है या आपको बहुत तेज से भूख अगर लगती है, तो वो मुद्रा न तो अपनी प्यास बुझा सकती है, ना आपकी भूख को मिटा सकती है। लेकिन वही मुद्रा किसी माध्यम से वो आपके लिए खाने की व्यवस्था कर सकती है या
पानी की बोतल हम उसके माध्यम से परचेज कर सकते हैं। तो वो साधन हो गया, लेकिन उसकी स्वयं की कोई उपयोगिता नहीं है। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मुद्रा साधन है, साध्य है, साधन नहीं, है ना? कभी ऐसा आ गया तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, मुद्रा साधन है, साध्य नहीं है ना? तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सारा हमारा मुद्रा के कार्य, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुद्रा के जो कार्य आ रहे हैं वो हमने बांट रखा है प्राथमिक या मुख्य कार्य और दे रखे हैं सहायक या गौण कार्य के रूप में। तो यहाँ अपन को ये विशेष करके ये दो अपन को याद करने हैं, प्राथमिक या मुख्य कार्य कौन कौन से। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। देखो मुद्रा चलन में ही क्यों आई? तो मुद्रा में चलन का सिला इससे पहले क्या व्यवस्था थी? तो इससे पहले हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, और वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों की वजह से हमारी जो मुद्रा थी वो चलन में, यानी कि हर देशों में मुद्रा का चलन धीरे धीरे प्रारंभ होने लग गया। तो फर्स्ट आ रहा है का विनिमय का माध्यम का, ये मुद्रा एक ऐसी वस्तु है ना, या उसे ऐसी सर्वग्राह्यता प्राप्त है जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? का विनिमय कर सकते हैं, यानी कि हम वस्तु के स्थान पर मुद्रा को देकर और वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। नेक्स्ट सारा मूल्य का मापक, किसी भी वस्तु की वैल्यू कितनी होगी, है ना, उसका अपना इंपोर्टेंस कितना है, तब वो हम मूल्य के माध्यम से बता सकते हैं कि इस वस्तु की कीमत इतनी है, इसका मतलब इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो हम तुलनात्मक रूप से क्या कर सकते हैं कि वस्तुओं के मूल्य के आधार पर उनको बांट सकते हैं, उनका मापन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा के सहायक व गौण कार्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका स्थगित भुगतानों का आधार, यानी कि हमने यदि अगर मुद्रा आपने मुद्रा के रूप में किसी से पैसा अगर उधार लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? भविष्य में उसी रूप में उसका क्या कर सकते हैं? भुगतान कर सकते हैं। तो विलंबित भुगतानों या स्थगित भुगतानों का ये आधार हो जाएगा। मूल्य का संचय, यदि अगर हमें पैसा इकट्ठा करना है, तो पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो आप हर एक वस्तु को, है ना, उसे संचय नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नाशवान भी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका आकार बड़ा था, तो उनको संचय करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुद्रा के रूप में अगर अपन संचय करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक सारा मुद्रा हस्तांतरण का साधन है। यदि अगर मान लो अपने कई संपत्ति या परिसंपत्ति, तो हम उसे बेचकर और अन्यत्र जगह क्या कर सकते हैं? उसे संपत्ति को और ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक हस्तांतरण का साधन हो जाएगा। और मूल्य तंत्र, ये आपकी कीमत प्रणाली को निर्धारित करता है, यानी कि अपन मांग और पूर्ति की शक्तियों से क्या कर सकते हैं? मूल्य तंत्र का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये हमारे जो कार्य हो जाएंगे, प्राथमिक या सहायक कार्य या मुख्य या गौण कार्य। तो यहाँ ध्यान रखना है, हमें अन्य साधनों कार्यों के साथ में हो सकता है इन दोनों में से कोई कार्य दे दे, और ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो कार्य आ जाएगा वो आपका प्राथमिक या मुख्य कार्य आ जाएगा। तो आपको विशेष करके ये दो याद रखने हैं। इसके हमें पढ़ रहे हैं अब मुद्रा पूर्ति की अवधारणा है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आने की संभावना रहती है। ये आ रहा है जो मुद्रा पूर्ति की जो अवधारणा है वो साथियों तरलता है। तरलता का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हो जाएगा नकद रूप, यानी कि जो मुद्रा नकद रूप में है और उसे तरलता के आधार पर हमें इसे चार भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो मुद्रा पूर्ति की अवधारणा चार हो जाएगी। सबसे पहला आ जाएगा M1, जनता के पास करेंसी यानी कि नोट और सिक्के बैंकों के पास में रखी व्यापारिक जमाएं, सॉरी मांग जमाएं। जो आपके व्यवसायिक या व्यापारिक बैंक है उनके पास में रखी मांग जमाएं। मांग जमाएं वे जमाएं होती है जिन्हें ग्राहक द्वारा मांगे जाने पर बैंक अदा करता है ना, तो वो मांग जमाएं आ जाएगी, प्लस रिजर्व बैंक के पास में रखी अन्य जमाएं। तो इनका योग जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? M1 कहलाएगा। जनता के पास करेंसी, व्यापारिक या व्यवसायिक बैंकों के पास में रखी मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास में रखी अन्य जमाएं। M2 ये आ जाएगा M1 प्लस, डाकघर की बचत जमाएं। बचत खाता जैसे हम व्यापारिक या व्यवसायिक बैंकों में खुलाते हैं, वैसे ही जो बचत खाता होता है वो आपके डाकघर में भी खुलता है। तो डाकघर में भी अपन क्या करते हैं, यदि अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम पैसे को बहुत आसानी से विड्रॉ करवा सकते हैं। तो यही वाली बात है कि यह आ जाएगा M1 प्लस डाकघर की बचत जमा। तो M2 में आ जाएगा M1 प्लस डाकघर की बचत जमा। नेक्स्ट आ रहा है M3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। यह आ रहा है M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों या व्यापारिक बैंकों की सावधि जमाएं। ये ध्यान रखना है हमें ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, सावधि जमा है ना, तो मांग जमा अलग होती है, आवर्ती जमा अलग होती है और सावधि जमा अलग होती है। मांग जमाएं जिन्हें आसानी से मांगे जाने पर बैंक अदा कर रहा है। आवर्ती जमाएं जो आवर्ती यानी कि थोड़े थोड़े टाइम में अपन निकाल सकते हैं, जमा कराते हैं, है ना। जैसे कि हमने एक महीने का अगर मान लो RD करा रहेगी, जिसे अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो वो आपका एक महीना हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, 6 माह हो सकता है। तो जबकि सावधि जमा में क्या होता है, एक लंबी अवधि के लिए हम अपना जो धन है वो बैंक के पास में रखते हैं, तो वो कहला रही है सावधि जमा। तो एक बात और ध्यान रखने की, यहाँ M2 प्लस मत कर देना है ना, यहाँ क्या आएगा? M1 प्लस ही आएगा। तो आ जाएगा M1 प्लस व्यावसायिक या व्यापारिक बैंकों के पास में रखी आपकी फिक्स डिपॉजिट जो होगी, जो सावधि जमाएं होगी वो आएगी। फिर M4 में आ रहा है
M3 प्लस डाकघर की समस्त जमाएं, या डाकघर की केवल बचत जमाएं आ रही थी M2 में, और M4 में डाकघर की क्या आ जाएगी, समस्त जमा आ जाएगी। तो M3 तक तो सारा का सारा पैसा आ गया बैंकों का, और उसके बाद डाकघर का सारा सारा पैसा आ जाएगा। तो ये तरलता के आधार पर हमने इनको शामिल किया। अब देखो क्वेश्चन और कहाँ से आ सकता है, यहाँ से तो आ ही सकता है ना, किसमें क्या चीज शामिल रहती है ना, लेकिन इसके आधार, यहाँ इसके अलावा भी M1 को क्या बोलते हैं, सर्वाधिक तरल। तरल का मतलब नकद रूप, जो बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है, या फिर इसे हम संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं, जिसमें सारा ही पैसे का या जो मुद्रा उनका समावेश नहीं हुआ है ना, पूरी सारी सारी मुद्रा का समावेश नहीं, इसलिए अपन इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। M3 आ जाएगा विस्तृत या व्यापक मुद्रा, है ना, जिसमें सारी मुद्राओं का समावेश होगा, या इसे समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। अब अपने दिमाग में आ रहा होगा सर पैसा तो इसके अंदर भी सारा आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि व्यापारिक और व्यवसायिक बैंकों पर एक केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है ना, तो हम शामिल तो करते हैं, लेकिन डाकघर को हम एक अगर अलग निकाल दें, तो जो सबसे जो विस्तृत या मुद्रा हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, M3 हो जाएगी। क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है M1 और M3 में किस बात का अंतर है ना, तो किन बातों का अंतर हो जाएगा, तो हमने क्या ऐड किया, M1 में केवल क्या, व्यापारिक बैंकों की सावधि जमा ऐड की, तो जो अंतर आएगा वो किसका आ जाएगा, केवल सावधि जमाओं का हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि M1 तथा M3 में, है ना, दोनों में किस बात का अंतर है, तो किस बात का अंतर आ जाएगा, केवल सावधि जमा, यानी व्यापारिक बैंकों की सावधि जमाओं का। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, कभी अपन को दे दिया, आपको दे दिया करेंसी दे दी, आपको सावधि जमा दे दी, है ना, और आपको मांग जमा दे दी, है ना, और इनको तरलता के आधार पर जमा दिया, तो सबसे ज्यादा तरल क्या होगा, है ना, करेंसी, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी मांग जमा है, और उसके बाद क्या होगा, सावधि जमा है। तो कभी तरलता के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तरलता के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। तो अवरोही का मतलब अगर आ जाता है अवरोही क्रम में जमाना, तो सर्वाधिक तरल, तो सर्वाधिक तरल क्या हो गया, करेंसी, फिर कम तरल क्या आ जाएगा, मांग जमा है, फिर कम तरल क्या आ जाएगा, सावधि जमा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आ रहा है ये हमारा उच्च शक्तिशाली मुद्रा, हाई पावर मनी। ये आ जाएगा, इससे प्रारक्षित या आरक्षित यानी कि रिजर्व मनी भी कहते हैं ना, तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा को आरक्षित या प्रारक्षित, है ना, मुद्रा, यानी कि अपन इसे रिजर्व मनी कहते हैं, यानी कि पैसा बैंकों के पास में, या तो व्यापारिक बैंकों के पास में, या फिर रिजर्व बैंक के पास में, जो आरक्ष रूप में है, यानी कि आरक्षित रूप में रखा हुआ है ना, रिजर्व है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा में आ जाएगा जनता के पास करेंसी, प्लस व्यापारिक बैंकों के पास में कौन से कोष आ जाएंगे, नकद कोष आ जाएंगे, ठीक है ना, और आरबीआई के पास में रखी हुई जो अन्य जमा होगी, वो सारा मिलकर क्या कहला रहा है, आपका उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहला रहा है। हम देखें मुद्रा गुणक के रूप में, तो मुद्रा पूर्ति बटा उच्च शक्तिशाली मुद्रा, तो इसको हमने इंगित किया स्मॉल एम से, स्मॉल एम इज इक्वल टू मुद्रा की पूर्ति एम अपॉन एच, तो है ना। तो क्वेश्चन कभी यहाँ से आ सकता है, फिर भी संभावना थोड़ी कम है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की संभावना है यहाँ से, है ना। उच्च शक्तिशाली मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहा जाता है, तो इसे हम आरक्षित मुद्रा भी कह सकते हैं। तो हमने साथियों आज ये पढ़ा मुद्रा, मुद्रा की सारी डेफिनेशन, ग्रेशम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रा के कार्य में, स्पेशली आपको मुद्रा के खास जो कार्य है, मुख्य कार्य है, वो याद करने। फिर मुद्रा पूर्ति की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा पूर्ति की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझना आप लोग, और बहुत ईजी है, आप लिखकर याद करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। M1 जनता के पास करेंसी, प्लस व्यापारिक बैंकों के पास में रखी मांग जमा, और आरबीआई के पास में रखी अन्य जमा। M2 में क्या आ जाएगा, M1 प्लस डाकघर बचत बैंक की बचत जमा। M3 में M1 प्लस, यह ध्यान रखना है ना, तो M1 प्लस जो व्यापारिक बैंक है उनके पास में रखी जो सावधि या अवधि जो जमा होगी वो होगी, और M4 में आ जाएगा M3 प्लस डाकघर की समस्त जमा, और M1 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे तरल रूप आ जाएगा, संकीर्ण मुद्रा हो जाएगा क्योंकि कम मात्रा में, और M3 आ जाएगा वो व्यापक मुद्रा के रूप में आ जाएगा, या वृहद मुद्रा के रूप में, और साथ ही जो समग्र मौद्रिक संसाधन है वो हम क्या कहते हैं, M3 को कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। मुझे उम्मीद है ये मुद्रा वाला चैप्टर आपको बहुत ईजी लगा होगा, है ना। हमारे साथ में आगे वाले चैप्टर के लिए इसी प्रकार से बने रहिए। आपको कोई दिक्कत आती है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।